हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएससी बाय डीसी सर। इस चैनल पर हमने लाइव क्लासेस के माध्यम से आप सभी का मार्गदर्शन करना शुरू किया। टारगेट बेस 2025 का मूल उद्देश्य है कि हम इन 100 स्टूडेंट्स को किसी भी तरीके से इस एग्जाम में सफल बनाएं और उसी के लिए हम प्रयासरत हैं। दो तरीके से हमने पढ़ाई करना शुरू किया। एक तो जो हमारा सिलेबस है उसको हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ रहे हैं, और दूसरा टॉपिक निकाल निकाल कर एक एक टॉपिक को रटने का काम भी हम करते हैं। अभी हम पहले छठी यूनिट पढ़ रहे हैं और ये छठी यूनिट में आज ही का दूसरा लेक्चर है। इससे पहले एक क्लास में हम डाटा से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड जो मूल डाटाज हैं जो हमारी फसलों में कमी और वृद्धि को दर्शाते हैं उसे पढ़ चुके हैं। इस क्लास में अब हम बहुत सारी योजनाओं पर बात करने वाले हैं जो कृषि से रिलेटेड है और चलाई गई, जिनने कृषि के क्षेत्र में परिवर्तन का प्रयास किया। केवल मैं उन्हीं योजनाओं पर बात करूंगा जो केवल और केवल इस साल बजट में या इकोनॉमिक सर्वे में या बजट भाषण में या हमारे मुख्यमंत्री द्वारा भाषण में लाई गई। फिर से गुड मॉर्निंग सब लोग। दिलजीत के कंसर्ट के लिए एक्साइटेड हैं और हम आपकी क्लास के लिए। क्या बात है दिव्या, आपके इस मैसेज ने मुझे भी खुश कर दिया। दिव्या का जो कमेंट है वो क्या है, मैं आपको एक बार पढ़कर सुनाता हूं। दिव्या कह रही है कि सब लोग दिलजीत दोसांझ का जो कंसर्ट हो रहा है इंदौर में उसके लिए एक्साइटमेंट में है और हम आपकी क्लास लेने के लिए एक्साइटमेंट में है। बच्चा, इस बात से मुझे बहुत खुशी हुई। 1 घंटे और एक्स्ट्रा क्लास ले पाऊंगा मैं आपकी इस बात के या इस कमेंट से। आप सब लोगों से विशेष मेरा निवेदन है कि कमेंट किया करो। आपके कमेंट किसी भी टीचर को मोटिवेट करने का काम करते हैं। जैसे टीचर आपको मोटिवेट करता है उसे भी मोटिवेशन की जरूरत होती है। चलिए, बहुत सारा धन्यवाद आप सभी को। आप सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए इतनी ठंड में भी इतनी जल्दी सुबह गुड मॉर्निंग करने पर आप सब लोग हाजिर हो जाते हैं। इसी बात का मैं भी मुरीद हूं। इस दूसरी क्लास में हम कुछ विशेष बातें करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले भगवान श्री गणेश को याद करना है, श्री गणेशाय नमः बोलते हुए, और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम मूल टॉपिक पर आते हैं। हमने मध्य प्रदेश में कृषि का विकास इस टॉपिक को पढ़ना शुरू किया और इस टॉपिक में हमने बहुत सारी बातें जो हैं वो पढ़ी कि हमने कौन कौन सी फसल में वृद्धि या कौन सी फसल में कमी की। अब हम ये एक लेक्चर हम पढ़ चुके हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने वो क्लास अटेंड नहीं किए वो जरूर से उस क्लास को अटेंड करें, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण डाटाज और कंटेंट उस क्लास में मैंने बताया है। अब उसी क्लास का ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम कृषि की जो योजनाएं हैं, कृषि की जो बातें हैं, उनके लिए कौन कौन सी योजना या विकास के लिए कौन सी योजनाएं चलाई गई। देखो, सिलेबस में मूल टॉपिक ही था कृषि का विकास। क्या था? कृषि का। ये सिलेबस का हिस्सा ये है। सिलेबस में क्या दिया हुआ था? सिलेबस में हमें ये दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग, एमएसएमई और अधोसंरचना का विकास विकास होता है सरकार की नीतियों से, सरकार की योजनाओं से। और अब हमें पढ़नी है सरकार की योजनाएं, सरकार की नीतियां कि कृषि के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं, कौन कौन सी नीतियां हमारी सरकार ने बनाई है। चलिए इसको देख लेते हैं, बहुत ध्यान से, शांति से इसे देखना। चलिए, पहले एक विशेष बात मैं आप सब लोगों से थोड़ी सी शेयर करना चाह रहा हूं या डिस्कस करना चाह रहा हूं, उस विषय पर भी बात करते हैं। शनिवार और रविवार, सैटरडे और संडे, इन 2 दिन आप सब लोगों का हम टेस्ट आयोजित करवाते हैं 11 बजे। आज भी आपका एक टेस्ट होना है। आज एफएलटी टेस्ट होगा। शनिवार को हम टॉपिक वाइज जो टेस्ट है वो लेते हैं। एक एक यूनिट या आधी आधी यूनिट का आपका टेस्ट उस दिन आयोजित होता है और आप सब लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। उसमें एक छोटी मिस्टेक हुई। मिस्टेक ये कि आपके एग्जाम में 70 में से 100 में से 70 प्रश्न थे और हमारा जो एप्लीकेशन है उसने 70 को ही सही दिखाया, और लेकिन वो जो टोटल नंबरिंग थी वहां वो 70 गुणित 2 करने की बजाय कुछ थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा है। इस पे 2-4 लोगों ने आपत्ति की कि सर ये गलत बता रहा है। खैर, इससे हमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमारा 100 में से 70 प्रश्न सही है
और हमारे एप्लीकेशन में 70 दिख रहा है, तो बस फिर हम टोटल पे हम खुद ही टोटल कर लें कि हमारा नंबर 140 होगा। वो कैलकुलेशन मिस्टेक क्यों हुई टेस्ट में वो मैं चेक करवा लूंगा, उसको समस्या को दूर कर लेंगे। लेकिन एक विशेष बात हमें और याद रखनी है, हम टेस्ट इसलिए नहीं देते कि हम टेस्ट दे दें, हम इसलिए टेस्ट देते हैं ताकि हम अपने स्तर को समझ पाए, अपने जो वैल्यू है, अपनी जो स्थिति है उसको समझ पाए। तो आप सब लोगों को भी ये बात याद रखनी है कि हम इन सब चीजों को सुधारने, हम अपने आप को सुधारने के लिए टेस्ट देते हैं, ना कि केवल देने के लिए। बहुत सारे बच्चे अभी भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई टेस्ट देने के बाद 1 घंटा एनालिसिस किया करो, टेस्ट में गलती मत निकाला करो। हो सकता है कि 100 क्वेश्चन बनाने में कहीं एक आध क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हो गया हो, एक आध प्रश्न में हमने कोई ऑप्शन गलत चूज कर दिया हो जो सही ना हो। इससे ज्यादा कोई गलती तो आज तक जो 5-6 टेस्ट हो चुके हैं उनमें नहीं हुई। 1 या 2 प्रश्न में कोई टेक्निकल एरर या कोई बात हो सकती है, 2 प्रश्न से ज्यादा तो आज तक किसी भी पेपर में गलती नहीं हुई। मैं कहता हूं कि एमपीपीएससी अगर पेपर बनाने में, जो इतनी बड़ी संस्था है पेपर बनाने का काम करती है, वो 10 प्रश्न गलत कर सकती है और हम 1-2 गलती कर दें तो उसे निग्लेजिबल मानकर अपने अपने मूल उद्देश्य पर फोकस करना चाहिए। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य अपने आप की स्थिति को एनालिसिस करना है, ना कि उस टेस्ट की गलतियों को निकालना। इस बात का विशेष ध्यान आप लोग रखें। दूसरी बात, आप सब लोगों को विशेष रूप से एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि ये जो दुनिया में नैरेटिव सेट है, ये दुनिया वैसी वास्तव में चलती नहीं है। जैसे दुनिया में क्या कहा जाता है कि गाय दूध देती है। अब ये कितनी सड़ी बात है और कितनी गलत बात है कि गाय दूध देती है। नहीं देती भाई। आपके सामने एक गाय खड़ी हो और बोलो कि ले दूध दे, वो नहीं देगी, नहीं देती है गाय दूध। गाय दूध देती नहीं है, गाय का दूध निकालना पड़ता है। क्या बोला? गाय दूध देती नहीं है, गाय का दूध निकालना पड़ता है। एक और सेंटेंस प्रचलन में है कि मेहनत करने पर सफलता मिलती है। कितनी गधी और कितनी गंवार सी बात है कि मेहनत करने पर सफलता मिलती है। बिल्कुल नहीं मिलती है। ये जिसने भी कहा बिल्कुल गलत कहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर मेहनत करने पर सफलता मिलती तो आपके सामने उदाहरण होंगे 10-10 साल से एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे जो पिछले 10 साल से लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं पास हो रहे हैं। फिर क्या बात है? तो जैसे गाय दूध देती नहीं है, गाय से दूध निकालना पड़ता है, वैसे ही सफलता मेहनत करने से मिलती नहीं है। हमें सफलता के लिए रणनीति बना करके मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के सफलता मिलती है। सफलता ऐसे नहीं मिलती है। एक गधे बच्चे जैसे एक किताब खरीद के, एक नोट्स खरीद करके खूब पढ़ाई कर लेने से बिल्कुल सफलता नहीं मिलती मेरे भाई। अगर ऐसा होता तो जो श्रमिक है, जो मजदूर है, जो गड्ढा खोदने का काम करता है, वो अरबपति होता। और जो अरबपति है, जो केवल फोन चलाता है, जो स्टॉक एक्सचेंज में चीजें केवल बेचता खरीदता है, वो गरीब होता। मेहनत करने से कोई सफल नहीं होता है, सही दिशा में मेहनत करने से सफल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हमें याद रखनी है। कुछ तो भी पढ़ लेने से, कहीं से भी पढ़ लेने से बच्चा सफल नहीं होते हैं। सफल होते हैं अपनी गलतियों को पहचान करके रोज उनमें थोड़ा थोड़ा सुधार करना शुरू करें। और धीरे धीरे देखो कि अगले 1 महीने में जब 1 जनवरी को मैं आप सबसे मिलूं, तब आपके अंदर बहुत सारा सुधार आए। खैर, एक प्लान हमने और बनाया हुआ है। आप सब लोगों में से वो बच्चे जो इंदौर में रहते हैं वो कमेंट करेंगे, क्योंकि हम इंदौर में एक गेट टुगेदर रखना चाहते हैं, जिसमें मैं आप सब लोगों के साथ मिल करके कुछ बातें करूंगा। अभी हम ऑनलाइन हैं, फिर हम लाइव क्लास में, एक ही क्लास में आप सबके साथ मिलेंगे और बातें करेंगे। कुछ विशेष आपकी समस्याओं को सुने और उन्हें उनका समाधान हम दे सके, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। आप सब लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितने बच्चे इंदौर में, अगर ऐसा कोई आयोजन किया जाता है जिसमें हम मौखिक रूप से या भौतिक रूप से मिले, तो उसमें आप सब लोग शामिल होंगे। कमेंट करके मुझे मैसेज में बताइएगा। चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हम कृषि के डाटा पढ़ चुके हैं। इस क्लास में हम कृषि की योजनाएं पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करें। पहली योजना है मांग आधारित कृषि विविधीकरण योजना।
नाम ही नहीं सुना होगा, मुझे 100% याद है कि इस योजना का आपने नाम तक नहीं सुना होगा। क्या नाम है भाई? मांग आधारित कृषि विविधीकरण योजना। राज्य में फसल विविधीकरण हेतु प्रोत्साहन योजना है, 2022-23 में प्रारंभ की गई। ऐसा क्यों लिखा रहता है? कभी कभी योजना में स्पेसिफिक तारीख क्यों नहीं लिखी होती? इसलिए क्योंकि ये योजना एक लंबे समय में इंप्लीमेंट होने वाली होती है, क्योंकि रबी में भी होगी, खरीफ में भी होगी। तो याद रखना, ये एक योजना का नाम जो हमने कभी नहीं सुना था, मांग आधारित कृषि विविधीकरण योजना कब शुरू की गई? 2022-23 में शुरू की गई। इसमें गेहूं और धान, जो कि मध्य प्रदेश के लोग सबसे ज्यादा बोते हैं, हमारे यहाँ परंपरागत रूप से हम लोग इन्हीं की खेती करते हैं, इससे हट करके कुछ नई चीजों की हम खेती करना शुरू कर दें, इसलिए सरकार दूसरी फसलों की खेती पर सहायता देगी और इनकी सहायता को खत्म करेगी। ऐसी एक योजना आई मध्य प्रदेश में। गेहूं और धान की परंपरागत अनाज के स्थान पर बोई जाने वाली ऐसी फसलें जो न्यूनतम समर्थन मूल्य डेच के अंतर्गत नहीं है, जैसे दलहन फसलें, जैसे तिलहन फसलें, जैसे उद्यानिकी फसलें, औषधीय फसलें और अन्य मांग आधारित बाजार की जो फसलें हैं, जिन्हें इस योजना में एक शब्द कहा गया पात्र फसल। क्या कहा गया? पात्र फसलें। तो किन पात्र फसल की परिभाषा क्या हो गई? ऐसी फसलें जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार नहीं देती है, उन्हें कहा जाता है पात्र फसल। क्या कहा जाता है? पात्र फसल। ये शब्द ऐसे ही याद रख लो। इस योजना के लिए कौन कौन सी पात्र फसल होगी? तो जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं है, वो योजनाएं, वो फसलें पात्र फसल कहलाती है। ये योजना कब शुरू हुई? 2022-23 में। क्या उद्देश्य है, क्या किया जाएगा? तो जो मध्य प्रदेश के लोग गेहूं और केवल धान में फंसे पड़े हैं, केवल उन्हीं की खेती करते हैं, उनको दूसरी फसल की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उनके लिए और फ्री में अनाज या बीज में सब्सिडी और बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन। देखो, वैसे तो मिलेट मिशन 2020 में आया था हमारे यहाँ। कब आया मिलेट मिशन? 2020 में। 2023 में पूरे विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष मनाया गया। क्या मनाया गया? अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष। ये याद रखना। आपको ये भी याद हो कि 2023 को गोरक्षा वर्ष हमने मनाया। मध्य प्रदेश ने किस वर्ष को गोरक्षा वर्ष मनाया, ये आपको कमेंट करके बताना है। ये हमारा मध्य प्रदेश का स्पेशल है, इसलिए आप लोग कमेंट करेंगे। मिलेट मिशन का उद्देश्य मिलेट फसलों, कोदो, कुटकी, ज्वार और रागी, ये चार बातें रट लो, क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसा भी बन सकता है कि मिलेट मिशन में कौन कौन सी फसलें शामिल है। तो चार फसलें शामिल है, कोदो, कुटकी, रागी और ज्वार। याद रख लेना। तो ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी, ये चार फसलें हमें याद रखना है। तो कैसे याद रखोगे? तो मैंने उसको कूटा। क्या किया? मैंने उसको कूटा, तो वो हो गई राजी। क्या हो गई? राजी। इसको हमने कोट बनाकर याद रख लिया। कूटा मतलब कुटकी, कोदो और उसकी कुटकी, रागी और ज्वार, ये चार फसल हैं, तो मैंने उसको कूटा, तो वो हो गई राजी। याद रख लेना, कोदो, कुटकी और रागी, हमें चार फसलें याद रखनी। कोदो, कुटकी, रागी और ज्वार, इन चार फसलों को इस मिशन में लिया गया। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन योजना 2023-24 से प्रारंभ हुई। ये पॉइंट को सुधार लेना है, 2020 में शुरू हुई, लेकिन इसका नया स्वरूप, क्योंकि बजट नया आवंटन किया गया, वो हम याद कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं इस साल इकोनॉमिक सर्वे से ये पॉइंट बोल रहा हूं। हमने 11 करोड़ रुपए का प्रावधान इस योजना को इंप्लीमेंट करने के लिए दिया था, लेकिन सरकार उस पैसे को खर्च ही नहीं कर पाई। 11 करोड़ रुपए जो इसके लिए दिए गए थे, उसके कंपैरिजन में केवल 4.21 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर पाई। तो ये हमारी स्थिति को, खराब स्थिति को दर्शाता है कि सरकार ने 11 करोड़ रुपए इस योजना को बढ़ावा देने के लिए दिए, बाजरा, ज्वार, कोदो, कुटकी, इनके लिए, जबकि उसको खर्च ही नहीं कर पाया हम। क्लियरली याद रखेंगे। आगे, श्री दुर्गावती श्री अन्य, रानी दुर्गावती श्री अन्य प्रोत्साहन योजना। रट्टा मार लो, मैं जो बता रहा हूं ना, वो वही है जो एग्जाम में आने जैसा मुझे लगा है, जो कि मंत्री परिषद की जो डिसीजन है उनमें लिखे हुए थे, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, मंत्रियों के भाषण, इनमें जो बातें हुई साल भर में, मैं केवल वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। तो श्री रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, ये हमें याद रखनी है। ये श्री अन्न को प्रोत्साहन हेतु योजना मंत्री परिषद ने 2023-24 से 25-26 के लिए
लागू कर दी या मंत्री परिषद ने उसे स्वीकृति दे दी, ये याद रखना। इस योजना के अंतर्गत किसानों, एफपीओ और श्री अन्न कोदो कुटकी उत्पादन से जुड़े जन समूहों को एकजुट करके एक महासंघ बनाया जाएगा। मैं बताता हूं इस बात को क्या है। आपने सुना होगा सांची जो है वो क्या है? सांची एक संस्था है। क्या है? एक संस्था जिसमें हजारों किसान जुड़े हुए हैं और सब मिलकर अपना दूध एक स्थान पर इकट्ठा करते हैं, एक फैक्ट्री से उस दूध के बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, दूध को पैक करते हैं और बेचते हैं। क्लियर है? ऐसे ही जो मोटे अनाज पैदा करने वाले मध्य प्रदेश के बिखरे हुए किसान हैं, उनका एक ग्रुप बना करके इन मोटे अनाजों की ब्रांडिंग की जाए, इनको पैकेट में पैक करके मार्केट में और पूरे विश्व में बेचा जाए, इसके लिए एक महासंघ बनाया जाए। और इस महासंघ में किसान भी होंगे, एफपीओ भी होंगे, बहुत सारे संगठन भी होंगे जो कोदो कुटकी का उत्पादन करते हैं। कोदो कुटकी या श्री अन्न, क्योंकि भारत प्रधानमंत्री ने इसे श्री अन्न नाम दिया है, तो श्री अन्न का उत्पादन करते हैं, उन सबका एक फेडरेशन बनाया जाए। इसलिए ये एक योजना 2022-23 में लाई गई। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्री अन्न आधारित उत्पादों की एक विशिष्ट पहचान बनाने का प्रयास किया जाए। मिलेट फेडरेशन का पंजीयन श्री अन्न प्रोत्साहन कंसोर्टियम ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के नाम से किया गया और ये एक महासंघ स्थापित हो चुका है। क्या बोल रहा हूं? हो चुका है। क्लियर है? रट लेना इसको। आगे बढ़ते हैं। एक जिला एक उत्पाद संचालन योजना हमने सुनी हुई है कि भाई उत्तर प्रदेश में 2018 में, मध्य प्रदेश में 2023 में एक योजना आई जिसका नाम एक जिला एक उत्पाद योजना था। उसमें काम की और विशेष बातें देख लो। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश के स्थानीय उत्पादों की क्षमता और गुणवत्ता में वृद्धि करना। एक जिला एक उत्पाद के लिए जिला स्तर पर उत्पाद का चयन कर उसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। काम की बात यहां शुरू होती है, ये तो सबको पता है। अब यहाँ इससे 6 मुख्य कृषि उत्पाद जोड़े गए हैं। कृषि के कितने उत्पाद जोड़े गए हैं ओडीओपी से? एक जिला एक उत्पाद से 6। कौन कौन से? कोदो और कुटकी, ये याद रख लेना। तुअर की दाल, फिर चना, बासमती चावल, चिन्नौर चावल और सरसों और आंवला, ये 6 फसलें जो हैं वो इसके अंतर्गत शामिल की गई हैं। और याद रख लेना 10 जिलों को समर्पित किया गया है इन फसलों के एक जिला एक उत्पाद के तहत, ये भी रट लेना। इस हेतु औद्योगिक नीति निवेश एवं प्रोत्साहन विभाग, ये विभाग का नाम रट्टा मार लो। इस फसलों की जो चीजें हैं, देखो फसलों की सब चीजें कृषि विभाग को देखनी चाहिए, लेकिन यहां पर देखता है औद्योगिक नीति निवेश एवं प्रोत्साहन विभाग को हमने नोडल एजेंसी बनाया हुआ है, तो वो इसके लिए काम करता है। क्लियर हुई ये बात? चलो आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय योजनाओं में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। सब मिशन ऑन सीड, सीड माने बीज एंड प्लांटिंग मटेरियल अंतर्गत पहला है बीज ग्राम कार्यक्रम। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये याद रख लेना। बीज ग्राम कार्यक्रम क्या है? तो मध्य प्रदेश में और पूरे भारत में बीजों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए जो योजना आई वो बीज ग्राम कार्यक्रम है। खरीफ में 2023 में 67.70 क्विंटल बीज वितरण निर्धारित लक्ष्य के रिगार्डिंग हम केवल 62% लक्ष्य प्राप्त कर पाए, जबकि रबी में ये 96% हम बीज वितरण कर पाए, जो हमारी अचीवमेंट को दर्शाता है। बस इतना ही आंकड़ा यहां से थोड़ा सा याद कर लेना, जरा सा, पूरा मत याद करना। आगे बढ़ो। परंपरागत कृषि विकास योजना, ये पूछा जा सकता है। PKVY, ये क्यों पूछा जा सकता है आगे बताऊंगा ये क्यों पूछा जा सकता है, क्योंकि इस योजना का विलय हुआ। आजकल मध्य प्रदेश में हम ट्रेंड में देखते हैं कि जिन दो योजनाओं का आपस में विलय कर दिया जाता है वो ज्यादा पूछी जाती है। तो पहले तो ये याद करो कि मध्य प्रदेश कृषि विकास योजना कब आई? 2015 में आई थी भाई। भारत सरकार ने सहायता प्राप्त नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के तहत इसको लॉन्च किया। इस योजना के अंतर्गत तृतीय चरण लाया गया और भारत सरकार से 1854 जैविक समूह जो है
क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जैविक खेती को बढ़ावा देने का काम करती है और मध्य प्रदेश जैविक खेती में प्रथम स्थान रखता है। पूरे भारत में सर्वाधिक एरिया जैविक खेती का मध्य प्रदेश में, इसलिए योजना इंपॉर्टेंट है। 1854 जैविक समूह 2023-24 से 26 तक के लिए स्वीकृत किए गए, जिनको सरकार सहायता देगी। योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य समस्त जिलों का चयन किया गया। याद रखना, कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन। ये मैं ऐसे उल्टे सीधी योजनाएं जरूर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आपने सुनी नहीं। मैं सिंपल सी योजना बताऊंगा, कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, ये सबने सुनी हुई है, ये पढ़ी हुई है, ये आप लोग करंट अफेयर्स में पढ़ लेते हैं। मैं वैसी योजनाएं बताने पर फोकस कर रहा हूं जो हमने नहीं पढ़ी। तो एक एटीएम योजना, ये एटीएम योजना कहा जाता है इसे। ये क्या है एटीएम योजना? देखो नाम इसका क्या है, एटीएमए योजना। एटीएमए योजना ये क्या है? एटीएमए योजना भाई 2014 में शुरू की गई थी एक योजना जिसको एटीएमए योजना कहा जाता है। भारत सरकार से सहायता प्राप्त सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना के अंतर्गत 2023-24 में कुल अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना की राशि 71 करोड़ रुपए थी। इस योजना के तहत हमने क्या करना है, जो प्रौद्योगिकी होती है, जो टेक्नोलॉजी होती है, उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सरकार फंड प्रोवाइड करती है। देखो हमारा भारत बहुत पिछड़ा है इस क्षेत्र में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर हम बहुत कम खर्चा करते हैं। तो उसी की योजना है कृषि क्षेत्र के विस्तार और प्रौद्योगिकी के विस्तार की योजना, जिससे इतने लोगों को लाभ मिला, 80,000 लगभग कृषकों को लाभ मिला। संख्या मत याद रखो, लेकिन इस योजना की शुरुआत कब से हुई? शॉर्टकट में इसे एटीएम कहते हैं, ये भी याद रख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसी का वेट कर रहे थे ना, ऐसी योजना तो सबको याद रहती है। तो 2015 में आई थी योजना। पर ड्रॉप मोर क्रॉप इसका नारा है। पर ड्रॉप मतलब जितनी ज्यादा बूंदे यूज करो उतने ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाए, ऐसी योजना है। वर्ष 2023-24 तो भौतिक लक्ष्य जो था वो 19,000 के विरुद्ध हम बहुत कम प्राप्त कर पाए। लगभग हमने 50% अपने लक्ष्य को इस योजना में प्राप्त किया। इसलिए इस योजना की चर्चा जो है वो संसद भवन में हुई थी कि इसी योजना सरकार चलाती है लेकिन लक्ष्य पूरा नहीं कर पाती, इसलिए ये काम की बात मैंने बता दी आपको। आगे बढ़ो, राष्ट्रीय खाद्य तेल एवं तिल मिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। इसको नियोम कहा जाता है ना, नियो कहा जाता है, नियो, एन एम तो एम साइलेंट करके बोला जाता है शॉर्टकट में, NMEIO ये योजना है। इस योजना का फुल फॉर्म भी अगर याद रखो सको तो चलेगा। मुख्य उद्देश्य तिल की फसल, जो तेल की फसल है उनका उत्पादन और उनकी उत्पादकता में वृद्धि करना है। ये क्वेश्चन यहां से पूछा गया एक बार, एक परीक्षा में बहुत कठिन प्रश्न इस योजना से पूछ लिया कि इनके घटकों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। वो इस तरीके से पूछा कि इसके प्रमुख घटकों में बीज घटक शामिल है, तकनीकी हस्तक्षेप शामिल है, उत्पादन शामिल है, सिंचाई मशीनरी शामिल है और फ्लेक्सी फंड शामिल है। तो ये 5 चीजें इसमें शामिल की गई, ये पांचों आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य, इस मिशन का उद्देश्य खाद्य तेल उत्पादन में मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर करना है। 4 ऑप्शन उस एग्जाम में दिए गए थे। पहला ऑप्शन की इसकी शुरुआत 2021 में हुई। दूसरा ऑप्शन इसके तहत बीज घटक फंड या फ्लेक्सी फंड की योजना की सहायता देना शामिल है। तीसरा था कि इसके तहत मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है और चौथा कुछ और था। और जबकि तीसरा पॉइंट अधिकांश लोगों ने गलत किया कि मध्य प्रदेश को खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य, क्योंकि ये याद ही नहीं था किसी को। तो ये पॉइंट याद रख लेना। आंकड़ा फांकड़ा नहीं याद रखोगे तो चलेगा, वो बहुत कम पूछा जाएगा, लेकिन इस योजना का नाम, इस योजना की शुरुआत का साल और इसका एक की पॉइंट, जैसे इसका की पॉइंट है मध्य प्रदेश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाना, ये हमें रट करके रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, भाई मृदा स्वास्थ्य कार्ड तो सबको याद है, कब आई थी सबको पता है। 2015 में भारत सरकार ने एक योजना लाई, मृदा का स्वास्थ्य कार्ड योजना। क्या था उसमें? खेत पर जाकर उनकी मिट्टी का परीक्षण करके कार्ड बनाकर देते थे कि इस मिट्टी में पोटेशियम इतना, कैल्शियम इतना, ये इतना, वो इतना। ये एक योजना थी। इस साल क्यों चर्चा में? क्योंकि इसका विलय हुआ। देखो एक नई योजना आई, मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता से संबंधित भारत सरकार द्वारा चल रही मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जो कि 2015 में आई, और एक योजना थी मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना, वो भी 2015 में आई। इन दोनों को विलय कर दिया गया, इन दोनों को एक कर दिया गया, एकीकरण कर दिया गया। इसलिए
इम्पोर्टेंट है। तथा इसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। याद रख पाओगे? दो योजनाएं थी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना। इन दोनों का विलय करके नाम दे दिया गया राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता के नाम से इसको कार्यान्वित कर दिया गया, या इस योजना की एक सब योजना बना करके मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना के रूप में इसे क्रियान्वित किया गया। कितने लोगों को फायदा हुआ वो नीचे लिखा हुआ है कि टोटल 4.5 लाख लोगों को फायदा हुआ, इतने स्वास्थ्य कार्ड बनाए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाए, लेकिन वो काम का नहीं है, ऊपर वाला काम का है बहुत। चलो आगे बढ़ो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? आप लोग कमेंट करके बताओगे कि कब हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहां से आया इसमें ये पूछा, ये मैं बता देता हूं। इसमें कितने क्लस्टर सिलेक्ट किए गए हैं? तो फसल बीमा योजना में 11 क्लस्टर सिलेक्ट किए गए हैं, या 11 जिलों में क्लस्टर सिलेक्ट किए गए हैं इसको मध्य प्रदेश में क्रियान्वित करने के लिए। इसकी चर्चा इस साल इस रूप में की गई, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम के माध्यम से इसको प्रसारित करने का कोशिश किया गया, इसको फैलाने का कोशिश किया गया। तो ये आपको याद रखनी है। आप लोग कमेंट करके बताओ कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी। बहुत अच्छे से इस पॉइंट को याद करके आपको कमेंट करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड 5-6 बेहतरीन काम बता रहा हूं जो मध्य प्रदेश की सरकार ने और भारत की सरकार ने किए। एक एक वर्ड हमें यहाँ इंपॉर्टेंट है, वो एक एक वर्ड हमें याद रख लेना है। फसल सिंचाई योजना का बहुत सारे बच्चों ने मैसेज कर दिया, 15 सही है भाई। कृषकों को समग्र जानकारी उपलब्ध कराने के लिए विभागीय वेबसाइट www.mp-कृषि mpgovernment.in हिंदी भाषा में संचालित है। ये रट करके रख लो, हमारे सिलेबस में सूचना प्रौद्योगिकी भी है, कंप्यूटर भी है। इसलिए काम की बात यह है कि कृषि में हमने क्या सूचना प्रौद्योगिकी ला दी, वो काम का है। हमने ये वेबसाइट जो है वो हिंदी में संचालित करना शुरू किया, जो काम का है। कौन सी वेबसाइट है भैया? mpkrishi.mp.gov.in। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, रट के रखना। भारत सरकार ने एम किसान पोर्टल, क्या नाम है? एम किसान पोर्टल बनाया। कृषकों को एसएमएस दे करके जानकारी दी जाती है अलग अलग प्रकार की, और वो मैसेज भी हिंदी भाषा में होते हैं। दो बहुत महत्वपूर्ण बातें मैंने बता दी। पहली बात तो मध्य प्रदेश सरकार ने सारी योजनाओं की डिटेल एक जगह उपलब्ध कराने, किसानों को सारा डाटा चीजें बहुत सारी उपलब्ध कराने के लिए एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम है mpkrishi.mp.gov.in। ये जो पोर्टल है ये क्या कराता है? किसानों को हिंदी भाषा में सारी चीजें सरल सुखद उपलब्ध कराता है। एम किसान पोर्टल एक मोबाइल ऐप है जो क्या करता है? हिंदी भाषा में मैसेज करके जानकारी देता है। किसानों को सभी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए कृषि उत्पादन के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डेटा आधारित निर्णय प्रणाली का विकास भी किया गया, जो कृषि उन्नति नाम की एक एप्लीकेशन के माध्यम से दिया जा रहा है। तो भैया इस साल हमने कितना गेहूं पैदा किया, कितना मक्का पैदा किया, कितना किस क्षेत्र में पैदा हुआ, ये इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलेगी? तो कृषि उन्नति से मिलेगी। कृषि उन्नति क्या है? कृषि उन्नति एक डेटा आधारित मोबाइल प्रणाली है, या डेटा आधारित निर्णय प्रणाली है, या एक प्लेटफॉर्म है, मोबाइल एप्लीकेशन है। 3 चीजें मैंने यहां से रटने की आपको बता दी है। क्या क्या बता दी? एक तो वेबसाइट बता दी। क्या बता दी? एक वेबसाइट बता दी जिसका नाम है एमपी किसान है ना, चलो वो तो याद हो जाएगी साइट। ये फिर दूसरा मैंने बताया एम मोबाइल ऐप, ये एम किसान ऐप, एम किसान एप्लीकेशन है ना, ऐप। फिर तीसरा हमने बताया उन्नति ये ऐप भी है और पोर्टल भी है, ये याद रखना। तो ये दोनों चीजें हैं जो डाटा उपलब्ध कराता है कि किस साल कितना क्या पैदा हुआ। ये पूरी चीजें हमने रट ली। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। तो एग्री GIS, ये GIS शब्द का मतलब आप समझते हो, जियोग्राफिकल इंडिकेशन सिस्टम। ये क्या है? ये क्या होता है भैया? देखो, अलग अलग एरिया में अलग अलग पानी की उपलब्धता है, अलग अलग प्रकार की मिट्टी है, अलग अलग प्रकार की फसलें पैदा होती हैं। तो हम रिमोट सेंसिंग और GI की मदद से, या GIS के आधार पर जो आंकड़े हमारे पास हैं
हमने एक चीज बना दी DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, प्लेटफॉर्म, भूमि उपयोग, वाटरशेड, फसलों की स्थिति, क्षेत्र, उनका सबका एक एनालिसिस तैयार करते हैं, एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिसे हम कह दिए हैं एग्री GIS। क्या कह दिए हैं? एग्री GIS। एग्री GIS क्या है भाई? ये चीज एग्री GIS का मतलब होता है एग्रीकल्चर के जियोग्राफिकल डाटा उपलब्ध कराने वाला वेबसाइट या स्थान। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एग्री GIS ये इस तरीके से भी लिखा जाता है और इसका एक पोर्टल भी है। इसमें एक बात और याद रख लो, एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि उर्वरता का मानचित्र तैयार करने के लिए सरकार द्वारा कौन सी वेबसाइट या पोर्टल या प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया? तो मानचित्र समझते हो? भारत का एक नक्शा बना दो जिसमें हम मिट्टियां बना रहे हैं, पीली मिट्टी कहाँ है, लाल मिट्टी कहाँ है, तो मैं ऐसा एक मैप बना दूं तो उसमें तो मिट्टी की स्थिति पता चलेगी कि भैया यहाँ काली मिट्टी है, लेकिन कहाँ की मिट्टी कितनी उर्वर है ये कैसे पता चलेगी? तो उसके लिए एक मानचित्र तैयार किया गया जिसे उर्वरता मानचित्र कहा गया, और वो इस एग्री GIS पोर्टल के माध्यम से बनाया गया। तो ये याद रख लेना। और आगे बढ़ते हैं, इसी में बहुत इंपॉर्टेंट एक बात और बताता हूं। MP किसान मोबाइल ऐप यह भूमि अभिलेखों को एकत्रित करता है कि कौन सी जमीन किस किसान के नाम पर है, उसकी गाइडलाइन क्या है, उसका वैल्यू क्या है मार्केट में, इन सब बातों को प्रकट करता है MP किसान मोबाइल ऐप। ये भी नया वर्जन है भाई, तो क्योंकि नई नई चीजें हैं आपको याद रखनी है। अगला है एग्रीस्टेक्स। क्या है ये? एग्रीस्टेक्स मध्य प्रदेश में एकीकृत डेटाबेस के तहत 3 विशिष्ट बिंदुओं, फार्मर रजिस्ट्रेशन या फार्मर की जो रजिस्ट्री प्रणाली है, जियो रेफरेंस के संदर्भ में मानचित्र, रजिस्ट्री, फसल सर्वेक्षण, इन सब कार्यों को करने के लिए फसल खराब हो जाती है ना, भी बीच बीच में कोई चीज में पाला पड़ गया, ठंड नहीं पड़ी, ज्यादा ठंड पड़ गई, हवा चल गई, कुछ ना कुछ खराब हो जाता है, तो उसके तहत किस किसान के पास कितनी फसल है, कितनी पे वो खेती करता है, इसका डाटा आपको एग्री स्टेक से मिलता है। ये यहाँ तैयार कर लिया। आगे व्यवसाय करने में आसानी के लिए भी कुछ बना दिया है, तो वो भी हमें इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लो क्या किया। थोड़ा सा MP ऑनलाइन से रिलेटेड बात है ये। आधार पर या आसानी पर बीज, क्या आसानी पर बीज, उर्वरकता और कीटनाशक बिक्री लाइसेंस के दायरे में आवेदन करने, ऑनलाइन भुगतान करने और इन सब चीजों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लाने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने काम किया। लोक सेवा गारंटी के तहत वर्तमान में 9 नई ऑनलाइन सेवाएं संचालित होती हैं। अभी जब MPPSC के फॉर्म आ जाएंगे तो आप MP ऑनलाइन जाएंगे फॉर्म भरने, वही MP ऑनलाइन वाला व्यक्ति सारे काम कर सकता है किसानों से रिलेटेड। अगर किसी को किसी फसल की किसी कीटनाशक दवाई का लाइसेंस लेना है तो वो MP ऑनलाइन पर हो जाएगा। तो ऐसी कुल 9 सेवाएं हमने इस क्षेत्र में जोड़ दी हैं, या MP ऑनलाइन में लोक सेवा गारंटी की जो सेवाएं, उनको 9 सेवाएं किसानों से संबंधित जोड़ दी गई हैं। फिर एक चीज और, ई-रूपी। ये तो ई-रूपी वो क्रेडिट कार्ड टाइप की चीज है, लेकिन फिर अब नया क्या है? अनुदान। किसानों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आदानों पर सब्सिडी के अनुदान देने के लिए हमने ई-रूपी को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया है। ई-रूपी मतलब एक कार्ड होता है, जो हम क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं ना, वैसा ई-रूपी कार्ड होता है जो अब किसानों को सब्सिडी के लिए दिया जाना शुरू किया गया। अभी ये पूरी तरह लागू नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू हो गया तो हमें याद रहे। थोड़ी बेसिक से इंफॉर्मेशन आप सब लोगों को मिल गई होगी, और 100% मुझे यकीन है कि आपको कुछ सूझ संपट पड़ नहीं रही होगी। ये नई नई योजनाएं हैं, केवल और केवल एक बार इनको याद कर लो, एक बार बस पढ़ लो, ताकि एग्जाम में अगर ऐसा कोई अचंभा प्रश्न आ जाए तो आप लोग उनका आंसर कर सको, इसलिए ये बताई गई। अब फिर से उसी ट्रेंड पे चलते हैं जहां हम पढ़ रहे थे। अभी तक हमने गेहूं, मक्का, धान, इन सब के आंकड़ों के 5-5 साल के आंकड़ों को एनालिसिस किया। अब मैं मसाले, फल और फूल, इन तीनों की बातें और कर लेता हूं। चलो, प्रमुख उद्यानिकी फसलों का उत्पादन। प्रमुख फसलों में 2022-23 में मसालों के कुल क्षेत्र और उत्पादन में 8.71% लाख हेक्टेयर और इतना टन की वृद्धि हुई है। ठीक है, याद रखना। मध्य प्रदेश पे अगर एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश के मसाला उत्पादन में 2023-24 में वृद्धि हुई कि कमी हुई, तो याद रखना हमारे इस साल के जो आंकड़े हैं 2023-24 में वो बढ़ गए हैं, मतलब वृद्धि हो गई है। हमारा जो एरिया था पहले 8.71 था,
जो बढ़ करके 8.75 हो गया है। ये हेक्टेयर है, लाख हेक्टेयर में आता है। लेकिन याद रखना, एरिया में जब वृद्धि होती है तो उत्पादन में वृद्धि आम बात है। तो उत्पादन पिछले साल कितना हुआ था? तो 52.62 लाख मीट्रिक टन हुआ था, जो इस साल 53 हो गया है। तो याद रखने ला, जो पिछले साल 52 लाख टन था वो इस साल 53 लाख टन है। पिछले 5 सालों की तुलना करने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में कौन कौन से मसाले ज्यादा पैदा होते हैं? लाल मिर्ची, लहसुन, धनिया और अदरक। ये 4 मसाले मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में पैदा होते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में इन 4 मसालों की खेती हम करते हैं। इनकी डिटेल्स पर नहीं जाना है, लेकिन एक बेसिक आंकड़ा हमें याद हो, थोड़ा उतार चढ़ाव क्या हो रहा है वो हमें याद हो। देखो क्या हुआ, तो ये पहले रेड जो चिली है, लाल चिली है, क्योंकि एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मंडी मध्य प्रदेश में लगती है। उस मंडी का नाम कमेंट करके आप बताएंगे, ब से शुरू होता है, ब से उस मंडी का नाम शुरू होता है, वो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। मैं उसके आंकड़े आपको बताता हूं। लाल मिर्ची हम पहले पैदा करते थे 2, फिर वो हो गई थोड़ी सी ज्यादा 3.1 या 3 कर लो, फिर वो हो गई 3.2, फिर वो हो गई 2.8 और अब वो हो गई 2.7। आंकड़ा दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा, ये हरे वाले रंग का जो है ना, ये रेड चिली को दर्शाता है। ये पहला वाला ग्राफ जो है, तो पहले 2 थी, फिर 3 हुई, 3.2 हुई, 2.8 हुई और 2.7 हो गई। तो आंकड़ा दिख रहा होगा, पहले वृद्धि हुई, फिर और वृद्धि हुई, फिर कमी हुई और फिर और कमी हो गई। समझ आ रहा है? इस ग्राफ को समझ रहे हो? इस तरीके का बन रहा है ग्राफ। ये ग्राफ है लाल मिर्ची का। क्या है भाई? लाल मिर्ची का उत्पादन जो है वो मध्य प्रदेश में, ये पहले 19-20 में कम था, फिर बढ़ा, फिर और बढ़ा, और फिर धीरे धीरे पिछले 2 सालों से हम कम मिर्ची का उत्पादन कर रहे हैं। तो आपके दिमाग में पॉइंट सेट हो जाए, लाल मिर्ची का उत्पादन पहले कम था, फिर बढ़ा और फिर कम हुआ और फिर कम हुआ। पिछले 2 साल से लगातार हमारा उत्पादन गिर रहा है, कम हो रहा है। लाल मिर्ची खत्म, आगे बढ़ते हैं। चलो इसी को दूसरे सेगमेंट में जाकर देखें। तो दूसरा जो हमें पॉइंट या दूसरा जो मसाला हमें याद रखना है वो है धनिया पाउडर। क्या याद रखना है? धनिया पाउडर। तो ये जो लाल लाल दिखाई दे रहा है, ये वाला रेड जो है, ये धनिया पाउडर है। तो यहाँ 4 था, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 4.27 हो गया और यहाँ 4.3 हो गया। अब यहाँ आप देखोगे तो पहले तो धनिया का जो उत्पादन था वो स्थिर था, लेकिन फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो धनिया उत्पादन में हमें कभी कमी नहीं हुई, हमेशा हम बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। क्लियर है? 4.3 पिछले 5 सालों का मैं कंपैरिजन आपको दिखा रहा हूं कि पहले 4 था, फिर 4, फिर 4 और फिर 4.2 और फिर 4.3 पहुंच गया, मतलब वृद्धि हो गई। क्लियर है? आगे तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरे नंबर पे जिंजर आप पहचानते हो ना, अभी चाय में डाल रहे हैं हम लोग अदरक। 4.3 था, 4.7 हुआ, 5.2 हुआ, 5.6 हुआ और 5.8 हुआ। आप अगर ग्राफ को देखेंगे तो ये ग्राफ हमेशा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अदरक के उत्पादन में हमेशा हम मध्य प्रदेश लगातार वृद्धि कर रहा है। केवल इतना सा पॉइंट रट लो अपने दिमाग में कि पिछले 5 सालों में लगातार हमने अदरक उत्पादन में वृद्धि की है। क्लियर है? अब चौथे पॉइंट पर चलते हैं। चौथा पॉइंट है गार्लिक, लहसुन के उत्पादन की बात करते हैं। देखो यहाँ 19 था, यहाँ 19 है, 19.6, 19.8, फिर 21, फिर 20 और फिर 20.94। देखो यही वैसा ही ग्राफ है, ऐसा पहले बढ़ा फिर घटा। तो पिछले 2 सालों से मध्य प्रदेश में लहसुन का उत्पादन लगातार घट रहा है। पहले 21 था, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कमी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन है तो कमी। तो इस साल से इस साल में अगर देखेंगे तो हम वृद्धि दिखाई देगी। 2020 के 22-23 के आंकड़े से 22-23 से 23-24 के जो आंकड़े हैं उनमें वृद्धि हो रही है, ये याद रख लेना, बाकी कमी नजर आती है। तो हमने ये चारों मसालों को कंपैरिजन कर करके देख लिया। मध्य प्रदेश में मूल रूप से ये 4 ही मसाले पैदा होते हैं। अब हम सब्जियों पर आते हैं, सब्जी के बाद फिर फूल पे चलेंगे। थोड़ी सी बस बहुत थोड़ा सा डिटेल आपको और देनी है, खूब नहीं पचाऊंगा यहाँ। वर्ष 2022-23 में सब्जियों के कुल क्षेत्रफल और उत्पादन में क्रमशः इतने टन रहा, जो 2023-24 में बढ़ गया है। तो देखो भैया, सब्जी का उत्पादन अपना ओवरऑल जो है वो बढ़ रहा है, बस ये याद रख लो कि बढ़ रहा है।
कौन कौन सी सब्जी मध्य प्रदेश में ज्यादा पैदा होती है? तो आलू, प्याज और टमाटर, ये तीन महत्वपूर्ण सब्जी हम मध्य प्रदेश में पैदा करते हैं। याद रखना, ओवरऑल सब्जी उत्पादन बड़ा, तीन महत्वपूर्ण सब्जी हम मध्य प्रदेश पैदा करता है, आलू, प्याज और टमाटर, इनको सब्जी में काउंट किया जाएगा। कंपैरिजन देख लो एक बार, पहले आलू देखो, आलू 27 था, फिर 30 हुआ, फिर 31 हुआ, 33 हुआ और 34 हुआ। मतलब पिछले 5 सालों में लगातार आलू का उत्पादन बढ़ रहा है। क्लियर हो गई कहानी? अगर आंकड़ा रटना हो तो 3.98 मीट्रिक टन हमने आलू उत्पादन पिछले साल किया। रट लिया सब लोगों ने? चलो अगले आंकड़े पर आओ। आलू के बाद आते प्याज। प्याज था 34, फिर हुआ 35, फिर हुआ 39, फिर हुआ 40 और फिर हुआ 41। तो फिर ये भी लगातार बढ़ रहा है। तो आलू लगातार बढ़ रहा है, प्याज लगातार बढ़ रहा है 5 वर्षों की तुलना करें तो ये भी हमें रटने में आ जाए। फिर अब आते हैं हम तीसरे टमाटर पे। ये 42 था, 47 हुआ, 51 हुआ, 54 हुआ और फिर 54 हो गया। तो ये 54.7 है और ये 54.0 है। तो यहां से यहां में वृद्धि ही हुई है। तो अब प्योरली हमें समझ में आ जाए कि आलू, प्याज और टमाटर, इन तीनों के 5 साल का पूरा डाटा एक जैसा है। तीनों में लगातार 5 वर्षों में वृद्धि दिखाई देती है। ये पूरी तरह हमें याद रहे, मतलब एकदम हमें दिमाग में बस सेटअप हमें याद रखना, कोई हर वर्ड रटना नहीं है। फिर मैं एक चार्ट याद कराऊंगा कि आलू का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, टमाटर का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, ये मैं अलग से रटवाऊंगा। अभी हम जो आंकड़ा है उस पर बात कर लें। अब आते हैं फलों के उत्पादन में। तो मध्य प्रदेश में फलों का उत्पादन देख लो भैया। तो फलों के उत्पादन में हमने कमी की या वृद्धि की, ये देख लेते हैं। तो फलों का जो एरिया है वो 4.50 से 4.53 हो गया, तो वृद्धि हो गई। अब अगर उत्पादन देखें तो 9.51 से 9.454 हो गया, तो ये भी वृद्धि को दर्शाता है। तो टोटल फल उत्पादन में भी मध्य प्रदेश वृद्धि कर रहा है। मध्य प्रदेश में कौन कौन से फल ज्यादा मात्रा में पैदा होते हैं? सर्वाधिक केला पैदा होता है, फिर आम पैदा होता है, फिर नारंगी पैदा होता है। तीनों की तुलना करो। 7 था केला, 7.9 हो गया, 7.4, 8.4 हो गया, फिर 8.8 हो गया और 9.4 हो गया। तो केले के उत्पादन में पिछले 5 वर्षों में लगातार वृद्धि हुई। क्लियर? याद हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरे नंबर पे केले के बाद आते हैं आम। आम होता था 18, फिर 20, फिर 22, फिर यहाँ 24 हो गया और यहाँ 23 हो गया। तो पिछले साल से देखेंगे तो कमी दिखेगी, लेकिन ओवरऑल 5 वर्षों की तुलना करेंगे तो वृद्धि दिखेगी। ऐसे ही नारंगी को याद करने की जरूरत नहीं है, देखने की भी जरूरत नहीं, इतना ही सफिशिएंट है। ओवरऑल हम उसमें पिछले साल की तुलना में कमी दर्शाते हैं, या पिछले साल में जो नारंगी या संतरा पैदा हुई थी उसमें कमी है। क्लियर है? वैसे नारंगी संतरा स्थिर बनी हुई है पिछले 5-6 सालों से, ये याद रख लेना। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और, बस बहुत डाटा में माथा खराब कर दिया हूं आपका पढ़ा पढ़ा कर। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपके दिमाग को खराब करना चाहता हूं, बस थोड़ी बेसिक, ऐसा मुझे लग रहा है कि इस बार एमपीपीएससी को यहां से एक प्रश्न पूछना चाहिए। प्रश्न वहां से बनेगा जहां ज्यादा उतार चढ़ाव है, जहां बहुत ज्यादा चीजें अनएक्सपेक्टेड है, वो याद करनी है आपको। अब हम फूल उत्पादन की बात करते हैं। तो गेंदा के क्षेत्रफल और उत्पादन में पिछले वर्षों में गेंदा का जो एरिया है उसको गुलाब ने कवर कर लिया। मतलब गुलाब में वृद्धि हो रही है और गेंदा में कमी आ रही है। केवल ये दो बातें याद रख लेना, गेंदा और गुलाब। अगर इनकी बात करें तो गेंदा का जो एरिया है वहां गुलाब अब बोया जा रहा है, अर्थात गुलाब में वृद्धि हो रही है लगातार और गेंदा में कमी आ रही है लगातार। ये बस रट लो। प्रमुख औषधीय पौधे का क्षेत्रफल उत्पादन में वर्षों बहुत डिफरेंस आया है मध्य प्रदेश में। क्या? तो 2-3 चीजों के नाम सुन लो। औषधीय पौधों में ईसबगोल, ये याद रखना, ईसबगोल का सबसे बड़ा क्षेत्र है। याद रखना, औषधि पौधों में सबसे ज्यादा हमारे ईसबगोल पैदा होता है। साथ में अश्वगंधा और सफेद मूसली भी मध्य प्रदेश में पैदा होती है। तो सर्वाधिक जो है वो ईसबगोल है, सेकंड नंबर पर अश्वगंधा और तीसरे नंबर पर सफेद मूसली आती है मध्य प्रदेश में। इन औषधीय पौधों का भी उत्पादन हम करते हैं। क्लियर हो गया याद? अब कुछ योजनाएं मैं इससे रिलेटेड बता देता हूं और बस ये कहानी खत्म करूंगा, कृषि की कहानी खत्म। फिर बस दूध, मांस और अंडा, ये 2-3 चीजें बचेंगी जो हम अगले चैप्टर में याद कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, दिमाग नहीं खाऊंगा इससे ज्यादा। लेकिन कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बातें और मैं आपको बता देता हूँ।
एक योजना है जिसका नाम है फसल पौध रोपण योजना। क्या नाम है? फसल पौध रोपण योजना। इसे संशोधित किया गया था 2016-17 से नए स्वरूप में लाया गया। और ये क्या है? तो पौधे को रोपने के लिए सरकार जो है वो एरिया में वृद्धि करती है इस योजना के तहत, और लोगों को पैसे देती है, उनके जो प्लांट है उनको खरीदने पर अनुदान देती है, अनुदान देने की योजना है। मसाला क्षेत्र विस्तार योजना 2016-17 की, इसमें भी संशोधन हुआ। तो बस इनके साल याद रख लो। व्यवसायिक उद्यानिकी फसलों के संरक्षित खेती की प्रोत्साहन योजना भी इस साल शुरू की गई। कृषक प्रशिक्षण सह भ्रमण राज्य पोषित योजना ये शुरू की गई। केवल नाम याद रखो। इसके तहत क्या होता है? एक किसान को दूसरे के बगीचे में घूमने, मतलब अलग अलग स्थानों पर जाकर ट्रेनिंग दी जाती है, दूसरे अलग अलग एरिया के बगीचों में जाकर ट्रेनिंग दी जाती है, याद रख लेना। इसी को सभ्रमण योजना कहते हैं। केंद्र की कौन कौन सी योजना है? एकीकृत बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसके घटक के रूप में पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाला प्लान चल रहा है, राष्ट्रीय औषधि पौध मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास मिशन। काम की बात क्या है? 2-3 और रटवा देता हूं। देखो, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना चल रही है। कब से शुरू हुई है? 2020 से शुरू हुई है। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश की जो रैंकिंग है वो 6ठी रैंकिंग है, याद रखना। लेकिन ये एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में यहां से आगे की बात आएगी। मध्य प्रदेश में इस योजना से 3 एक्यूबेशन सेंटर शुरू किए गए हैं। और कौन सा एक्यूबेशन सेंटर किस चीज को समर्पित है, ये प्रश्न बनता है। याद रखना, सीहोर में अमरूद, फलों और सब्जियों के औषधीय एक्यूबेशन सेंटर शुरू किया गया है। याद हो जाएगा, अमरूद, फल और सब्जी, इन 3 चीजों का एक्यूबेशन सेंटर कहाँ शुरू हुआ? सीहोर में। ग्वालियर में आलू और बेकरी के जो आइटम्स होते हैं उनका एक्यूबेशन शुरू हुआ, चिप्स विप्स जो आलू से बनती है ना वो। फिर मुरैना में सरसों और औषधीय पौधों का एक्यूबेशन सेंटर शुरू हुआ। मध्य प्रदेश में 3 एक्यूबेशन सेंटर बनाए हैं, ये रट लेना। सरसों मुरैना, ग्वालियर आलू। कोई सोचेगा भी नहीं ग्वालियर में सब लोग, सॉरी आलू में सब लोग इंदौर लगाएंगे, उज्जैन लगाएंगे, क्योंकि ग्वालियर में आलू पैदा नहीं होता इतनी मात्रा में जितना यहाँ होता है। लेकिन एक्यूबेशन सेंटर हमने वहां बनाया क्योंकि उसको संरक्षण देना था, उसको बढ़ावा देना था, खाद्य प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना था। आगे बढ़ो। ओएसओपी। अब देखो, आपने ओडीओपी का नाम तो सुना ही हुआ है। तो जैसे ओडीओपी है, एक जिला एक उत्पाद, ऐसे रेलवे स्टेशन पर भी एक कुछ चीज चलती है जिसको ओएसओपी कहते हैं। नाम नहीं सुना तो रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओएसओपी क्या है? एक स्टेशन एक उत्पाद योजना। क्या है ये? एक स्टेशन एक उत्पाद। एक रेलवे स्टेशन होता है, वहां पर किसान जाकर के अपना सामान उस रेल में चढ़ा करके बेचते हैं, ये वाला प्लान है भाई। मध्य प्रदेश के स्टेशनों में 11 लाभार्थी स्टॉल रतलाम, इंदौर, इटारसी, नर्मदापुरम, विदिशा, अशोकनगर, बुरहानपुर, शिवपुरी, गुना, कटनी, रीवा में शुरू किए गए, जहां से यात्रियों को सीधे उत्पाद बेचने के लिए परमिट कर दिया गया है। याद समझ में आया? इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहां रख लो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रगति मैदान नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय कृषि बागवानी एक्सपो लगाया गया था। क्या लगाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय कृषि बागवानी एक्सपो। ये लगा, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश का जो खंडवा जिला है ना, उसको यहाँ एक अवार्ड मिला, वो बहुत काम का है। कौन सा अवार्ड मिला? जिला खंडवा को इस योजना के तहत लाभार्थियों को उनके उत्पादों की पैकेजिंग, ब्रांडिंग और लेबलिंग आदि के लिए उत्कृष्ट पुरस्कार दिया गया है। तो ये बहुत अच्छे से रट लेना भैया। मध्य प्रदेश में भारत में एक मेला लगा जिसको हमने कहा अंतर्राष्ट्रीय कृषि और बागवानी एक्सपो। उसमें मध्य प्रदेश के खंडवा जिले को उत्कृष्ट पुरस्कार मिला, वहां की पैकेजिंग के लिए, ब्रांडिंग के लिए, इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और यहां से एक पॉइंट याद रख लो। चलो आगे बताता हूं। बुरहानपुर जिले को ओडीओपी, एक जिला एक उत्पाद के तहत इस योजना फॉर 2023 अवार्ड मिला है। देखो, बुरहानपुर में क्या पैदा होता है? केला। और उस केले से बहुत सारा चीजें, प्रोडक्ट बनते हैं, और इस कारण से बुरहानपुर को ओडीओपी योजना के तहत
नेशनल ओडीओपी अवार्ड सेरेमनी फॉर 2023 से सम्मानित किया गया किस जिले को? बुरहानपुर को। रट लेना। नर्सरी क्या होता है? 2022-23 में नर्सरी पोर्टल तैयार किया गया और मध्य प्रदेश जो है वो 300 सरकारी नर्सरीज चलाता है जिनके माध्यम से हम पौधों के रोपण और पौधों के क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारी बातें बताती, खूब सारी, 2-4 और झेल लो, क्योंकि अब ये पॉइंट बाद में फिर मैं कन्वर्ट नहीं करूंगा, फिर हम केवल मांस, दूध, अंडा और इनकी बातें कर लेंगे। राज्य खाद्य प्रसंस्करण योजना है 6 अगस्त 2016 को शुरू की गई थी। योजना में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को पूंजी लागत में 25% अनुदान सरकार देती है। जैसे आप लोग ये सेव का या किसी भी ऐसे खाद्य प्रसंस्करण यूनिट बनाने की कोशिश करते हो और मान लो आपकी जो लागत है वो 1 करोड़ है, तो सरकार 25 लाख रुपए आपको लोन या अंशदान देती है जो आपको बाद में चुकाने भी नहीं पड़ते हैं। कितनी अच्छी योजना है। अगर कोई ऐसा उद्योग या ऐसा कोई धंधा खोलना चाहते हो तो वो खोल सकता है। खाद्य प्रसंस्करण होना चाहिए। कृषि विपणन बोर्ड के बारे में 2-3 बातें याद रख लो, खैर कुछ काम की बात है नहीं। हम 2-3 जो प्रौद्योगिकी से रिलेटेड पॉइंट है वो और बता देते हैं। ई अनुजा प्रणाली ये मध्य प्रदेश में चलती है भैया। कब से? 2013 से चलती है। उसको 2023 में स्कॉच अवार्ड ऑफ मेरिट मिला है। क्या मिला? स्कॉच अवार्ड ऑफ मेरिट मिला, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। अनुजा प्रणाली संपूर्ण भारत में सिर्फ मध्य प्रदेश में लागू है, जिससे हम एनआईसी के सहयोग से चला रहे हैं। अब आप लोग डिटेल में ई अनुजा प्रणाली है क्या ये पढ़ लेना, क्योंकि इसको 2023 में स्कॉच अवार्ड मिला है। ई मंडी योजना, ई मंडी योजना यहाँ अनुज्ञा प्रणाली का विस्तारित रूप है। एमपी फार्म गेट ऐप, ये एप्लीकेशन है एमपी फार्म गेट, मतलब घर पे ही एप्लीकेशन चले जाए ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का इकलौता राज्य है। क्या कर दिया भैया? यहाँ एक एंड्रॉइड बेस्ड एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से किसान अपने घर बैठे अपनी उपज अपने दाम में बेच सकता है। इसलिए इसका नाम रखा गया मध्य प्रदेश फार्म गेट योजना, कि उसके गेट पे खड़ा होकर के वो मोबाइल से सामान बेच दे, ऐसी योजना है ये। क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। फ्लाइंग स्क्वाड बना दिया कि मध्य प्रदेश में जहां भी चोरी हो रही होगी उसके लिए फ्लाइंग स्क्वाड काम करेगा। जहां पे भी ये कृषि की व्यापार या कृषि की जो कमोडिटीज है उनको कम भाव में बेचने या ऐसी शिकायतें मिलेगी उसके लिए फ्लाइंग स्क्वाड काम करेगा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड बनाया गया है, तो निर्यात नोडल एजेंसी बना दिया गया। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मध्य प्रदेश में जो गेहूं पैदा होता है ना, वैसे तो गेहूं उत्पादन में हम डिक्लाइन है, कमजोर पड़ रहे हैं, रोज रोज कमी आ रही है, लेकिन हमारा जो एक्सपोर्ट है ना, एक्सपोर्ट समझते हो? एक्सपोर्ट माने निर्यात, एक्सपोर्ट। तो मध्य प्रदेश में जो टोटल गेहूं होता है उसका 45% तो हम विश्व को निर्यात करते हैं, भारत में नहीं खाते, विश्व को बेचते हैं। देखो ये पॉइंट। 2022-23 में प्रदेश में 21 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं निर्यात करके मध्य प्रदेश भारत के कुल निर्यात का 47 लाख मीट्रिक टन अर्थात 45% हिस्सेदारी देश में प्रथम स्थान पा चुका है। मतलब गेहूं के निर्यात में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान है। अब इसको अगर क्वेश्चन को यूं पूछ ले एग्जामिनर कि गेहूं के निर्यात में भारत का सर्वाधिक प्रथम राज्य कौन सा है, तो वहां उत्तर प्रदेश मत लगाना, क्योंकि उत्तर प्रदेश उत्पादन ज्यादा करता है, गेहूं का निर्यात सबसे ज्यादा हम करते हैं, मध्य प्रदेश करता है। तो ऐसी कुछ बहुत काम की बातें रट लो। ई कृषि बाजार योजना, अवसंरचना निधि योजना और कृषक कल्याण योजना, बस इनके साल याद कर लेना एक बार। कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें था नहीं, मतलब याद नहीं रखना है, केवल उनके साल याद कर लिए जाएं। सब लोगों को ये जो विशेष पॉइंट मैंने अपनी तरफ से बताया ये समझ में आ गए होंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर में नेक्स्ट क्लास आपकी जियोग्राफी की शुरू होगी। आज आपका जियोग्राफी खत्म भी हो जाएगा। तो सभी को विशेष रूप से फिर से एक बार धन्यवाद कि इतनी देर तक आप लोगों ने मुझे सुना। जो बिना पसंद आने वाली बात है वो भी आपने पढ़ी। आशा करता हूं कि फिर भी मैं आपको समझा पाया होगा। सबको विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हाँ, हम एक आयोजन करना चाहते हैं ऑफलाइन फॉर्म में। कौन कौन स्टूडेंट उस आयोजन में उपस्थित होगा वो मुझे पर्सनली मैसेज करके बताएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।